कमाई का अड्डा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और निफ्टी 823 महज अगर आप देखें मतलब आप समझ लीजिएगा कि 14 अंकों के फ्रैक्शन से भी बैकफुट पे आया, बट इट्स नाउ 831। बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ आज श्री हर्ष उपाध्याय CI इक्विटी कोटक महिंद्रा AMC के जुड़ चुके हैं। हर्षा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज ये सारी की सारी आई थिंक बीते 4-5 दिन की सॉफ्टनेस, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता और कुछ हद तक हमने ये भी देखा है कि इंस्टीट्यूशनल चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है। DIs ने इस बार एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है इस मोमेंटम को जनरेट करने की। FIs थोड़ा सा अनवाइंडिंग मोड में है। आपकी सर बाजार पे सोच क्या है इस वक्त? क्या अब आई थिंक कुछ ST रिलेटेड इशूज़, LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इन सब के इशूज से बाहर निकल के अब क्या बाजार मोमेंटम के लिए फिर तैयार है? और क्या इस दौर की जो अर्निंग्स थी वो इस अपसाइड को जनरेट करने में काफ़ी लग रही है आपको? गुड आफ्टरनून दिलीप जी। देखिए, जो भी टैक्स में बढ़त हुई है वो तो जरूर सबको पिंच करेगी, लेकिन अभी मेरे हिसाब से मार्केट उस इवेंट से बाहर आ चुका है, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो एक्सपायरी भी हुआ डेरिवेटिव्स का कल, उसके बाद लगता है कि जो भी शॉर्ट टर्म पोजिशनिंग था, जिसका भी जो भी था, वो क्लोज आउट हुआ है। अभी एक तरफ से इवेंट्स को आप देखते हैं तो कोई बड़े इवेंट्स नहीं है, तो आई थिंक मार्केट का जो फोकस रहेगा वो फंडामेंटल्स पे फिर वापस आएगा और वैल्यूएशंस के ऊपर भी नजर रहेगा। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि टैक्स का जो चेंजेस है उसका यहाँ से आगे कुछ ज्यादा मार्केट में प्रभाव नहीं होगा। अर्निंग सीजन अगर हम बात करें तो एक तरफ से थोड़ा सा कमजोर बोल सकते हैं। एटलीस्ट शुरुआत जो हुआ है वो इतना कुछ खास नहीं है। डरने की अभी कोई सिग्नल्स नहीं है, लेकिन जरूर वॉच आउट करना पड़ेगा सेकेंड हाफ जो अर्निंग सीजन है वो कैसे चलेगा। और अगर वो ठीक चलता है तो मेरे हिसाब से मार्केट्स यहाँ सस्टेन कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट्स के लिए थोड़ा रुकावट आ सकती है। हर्षा जी, ये अपसाइड मोमेंटम और आपने जब हल्का सा अगर आप देखें तो जब संदेह जताया कि अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं है, मजबूत नहीं है कि जो हमारे इस तेज़ी को सपोर्ट करें, स्पेशली बैंकों को लेकर आपका टेक क्या है? अब देखिए, बैंक निफ्टी अपने पिछले लगभग जब से ही अर्निंग सीजन स्टार्ट हुआ है, राइट फ्रॉम आई थिंक HDFC बैंक परेशान है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मोड में है। बैंक्स पे आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? न्यूट्रल हैं या थोड़ा सा आप लोगों ने एग्जिट किया या ऐड कर रहे हैं इस डिप में? बैंक्स पे आपकी अप्रोच है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स? देखिए, अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब लगाते हैं तो प्राइवेट बैंक्स जो है, सभी जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं वहाँ पे एक तरफ से वैल्यूएशन का कंफर्ट है। लेकिन जरूर जो शॉर्ट टर्म में जो हेडविंड्स है उसको भी एक नजर रखने पड़ेंगे। तो जो डिपॉजिट ग्रोथ पे जो जोर लगाना पड़ेगा सभी बैंकों को, वो जब तक नजर नहीं आएगा तब तक एक तरफ से इस सेक्टर पे बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आना बहुत मुश्किल लगता है। तो हमारा पोजीशन भी यही है। हमारा अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का पोजीशनिंग देखते हैं तो ऑलमोस्ट सभी स्कीमों में एक तरफ से अंडरवेट पोजीशनिंग है। जरूर हमने पिछले कुछ महीने में थोड़ा बहुत ऐड किया है बैंकिंग में, वो एक तरफ से डिफेंसिव टिल्ट रखने के लिए मार्केट में। अगर कोई भी वोलेटाइल इवेंट आता है तो शायद बैंकिंग और स्पेशली लार्ज कैप प्राइवेट बैंकिंग में शायद इतना डाउनसाइड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक तरफ से वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो उस हिसाब से हमने थोड़ा सा ऐड किया था, लेकिन अभी भी अच्छा खासा अंडरवेट पोजीशनिंग ही है। इस बीच सिप्ला के नंबर्स आ गए हैं। सिप्ला का एबिटा मार्जिन 25.6%, जहां पर 24% के नीचे का अनुमान था, तो वो एक बहुत बड़ा बीट है। कंसोलिडेटेड मुनाफा 1177 करोड़ पर आया, ये भी एक बीट है क्योंकि 1118 करोड़ का अनुमान था। और साथ ही साथ आय आप देखिएगा तो आय करीब 6700 करोड़ पर है। 6774 का अनुमान था, तो 74 करोड़ की कमी मिस नहीं कहेंगे तो वो भी आप इनलाइन कहिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी 1177 करोड़, फार बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि प्रॉफिट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1086 करोड़ के आसपास का फिगर। उस लिहाज से आप देखिएगा ये नंबर्स जो हैं बहुत ही बढ़िया है। सिप्ला आपकी स्क्रीन पर लगभग 60 रुपए की बढ़त दिखाता हुआ 4% के गेंस आ चुके हैं देखते ही देखते। तो ये इनफैक्ट इस समय का टॉप परफॉर्मर है। हर्षा, आई नो आप स्टॉक स्पेसिफिकली बात नहीं करते हैं, लेकिन लेटली इन सभी फार्मा कंपनियों में एक बहुत जोरदार तेजी का मूव देखने को मिला। आज आप चाहे सिप्ला के नंबर्स एनालाइज करें या फिर आप डीवीज लैब का चार्ट देखें, इन सब में बहुत तगड़ा गेन देखने को मिला इस हफ्ते। कुछ डिफेंसिव्स की तरफ रुझान आए
उस पर्सपेक्टिव से आया हो, या फिर जो इस समय पूरी भारतीय फार्मा की एक नई स्टोरी लिखी जा रही है vis-a-vis इंटरनेशनल मार्केट एंड स्पेशली यूएस मार्केट में रिवाइवल, उसे वैसे पढ़ें? आप कितना कमिट करना चाहेंगे इन फार्मा मेजर्स में इस समय अपना पैसा? हर्षदा जी, जैसे आपने बताया, दोनों कारण की वजह से शायद वहाँ पे एक तरफ से पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है। जरूर अगर आप रिजल्ट्स को देखते हैं तो काफी सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होते नजर आ रहा है। ये इस क्वार्टर की बात नहीं है, लेकिन जब से थोड़ा रॉ मटेरियल्स में स्टेबिलिटी आया है, उसके बाद से मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को नजर आया है। और अगर आप यूएस जेनरिक स्पेस को देखते हैं, वहां पे भी जो प्राइस एरोशन हो रहा था वो एक तरफ से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, बोल सकते हैं। काफी सारे मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी है, तो ओवरऑल फंडामेंटल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। और उसी स्थिति में अगर आप पोजिशनिंग देखते हैं, तो अगर लोगों को प्रॉफिट बुक करके कहीं थोड़ा बहुत डिफेंसिव टिल्ट रखना है मार्केट्स में इस वैल्यूएशन लेवल पे, तो जरूर एक फार्मा एक अच्छा ऑप्शन है। तो उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल पैसा शायद यहाँ पे मूव हो रहा है, तो जरूर दोनों वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है। तो आप अगर फार्मा में एक्सपोजर लेंगे, क्या इसे डिफेंसिव्स के में रुझान थोड़ा सा बढ़ाना है इसीलिए लेंगे, या फिर जो नंबर्स अर्निंग्स आ रही हैं उसलिए लेंगे? क्या इस समय मेरे पूछने का मकसद यही है, क्या इस समय इन लेवल्स पर मार्केट में डिफेंसिव होने की जरूरत है? ओवरऑल वैल्यूएशंस को देखते हैं तो जरूर थोड़ा बहुत डिफेंसिव टिल्ट मार्केट में होना चाहिए, बल्कि कोई ऐसी रेड फ्लैग कोई नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन जरूर महंगे होते जा रहे हैं। तो उस हिसाब से इस सेक्टर में और प्राइवेट बैंक्स में भी, जैसे हमने बात किया पहले वीरेंद्र जी से, तो वहां लगता है कि अगर मार्केट में कोई भी डाउनसाइड वोलेटिलिटी नजर आता है तो शायद ये सेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से एक रिलेटिव परफॉर्मेंस आ सकता है। और बिटवीन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स और फार्मा में यही चेंजेस हैं कि फार्मा में फंडामेंटल्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर डाउनसाइड भी नहीं हो रहा है मार्केट में, तभी भी ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। तो उस हिसाब से क्लियरली एक ओवरवेट होना चाहिए। ओके अच्छा हर्षा जी, मैं अगर एनबीएफसीज को 3 भागों में क्लासिफाई करके देखूं, आई मीन एचएफसीज ने, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने बड़ा अच्छा मूव दिया था। एक सेटबैक उनके लिए भी है, अल्टीमेटली आई थिंक रियल एस्टेट के लिए अगर नेगेटिव है तो उनके लिए भी नेगेटिव है। दूसरा था गोल्ड फाइनेंस कंपनियां। अब गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी रैशनलाइजेशन के बाद जो गोल्ड में डिप आया, थोड़ा सा रिस्क वहाँ पे भी बढ़ा हुआ है। लेकिन तीसरा अगर आप देखें जो एनबीएफसीज का चंक है, उन पर आपकी राय क्या है? मतलब क्योंकि अब बैंक्स का डिपॉजिट्स एकत्रित करना थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है, डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाया जा रहा है, अल्टीमेटली वो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एनबीएफसीज कंपनियों को। आप लोगों का इस वक्त एनबीएफसीज पे व्यू क्या है, और तीनों में से कौन से एनबीएफसीज पे आप लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हैं? देखिए, हमारा व्यू यही है कि एनबीएफसीज के कॉस्ट ऑफ फंड्स तो बैंक से कम होना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आप बिजनेस मॉडल्स भी देखेंगे तो जहाँ पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल्स हैं वो शायद ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देंगे और साइक्लिकलिटी कम रहेगी। और हमें ये भी देखना है कि पेरेंटेज कितना स्ट्रांग है एनबीएफसीज में, क्योंकि पेरेंटेज की वजह से भी उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स और उनके ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है उस पर एक तरफ से स्टेबिलिटी आ जाता है। तो ये सब देखते हुए हमारे जो पोजीशनिंग है हमारे पोर्टफोलियोज में, वो मोस्टली डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज हैं। हम कोई सिंगल वर्टिकल एनबीएफसीज पे इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं लिए हुए हैं, जैसे कि गोल्ड फाइनेंस हो गया या हाउसिंग फाइनेंस हो गया, क्योंकि सिंगल वर्टिकल्स में साइक्लिकलिटी थोड़ा बहुत ज्यादा नजर आता है। और अभी जो चेंजेस हुए हैं बजट में और उसके भी थोड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल यही राय रहेगा कि अगर एनबीएफसीज को आपको देखना है तो जरूर ये मान के चलिए कि उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो यहाँ से बढ़ेंगे, और एक तरफ से डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज को पोर्टफोलियो में रखना बेटर रहेगा। बिटवीन एनबीएफसीज एंड लार्ज प्राइवेट बैंक्स अभी भी हमें लगता है कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स बेटर लगते हैं वैल्यूएशंस। इस बीच अभी निफ्टी ने 24853.10 का अगर आप देखें तो महज 1.3 के फ्रैक्शन से इस वक्त अभी नीचे आया है।
अभी क्रिएट नहीं हुआ है, अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखें अभी क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से टिक बाई टिक चार्ट में कभी भी क्रिएट कर सकता है। 24,853.10 ये अभी तक का निफ्टी का हाई है, एक स्पाइक आया था। अच्छा, हर्षा जी से बात करते करते अगर आप देखें ये महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और नया आंकड़ा शायद आपको शुक्रवार को कैरी करने को मिले अपने साथ। वी आर एट डे हाई। अच्छा हर्षा जी, आईटी पे इस अर्निंग सीजन को देखने के बाद आप लोगों ने थोड़ा वेटेज बढ़ाया है या फिर मतलब व्यू क्या है आपका इस वक्त? में आईटी सेक्टर के वो पिछले कुछ हफ्तों में इंक्रीज हुआ है और हमें लगता है कि थोड़ा बहुत बिजनेस मोमेंटम चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले कुछ तिमाहियों में वहाँ पे भी एक तरफ से बेटर मोमेंटम होना चाहिए और रुपी डॉलर रेट भी स्टेबल है, तो मार्जिन्स पे भी इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल आईटी पे व्यू कंस्ट्रक्टिव है। टेक्नोलॉजी में जिस तरह का मूव देखने को मिला है हर्षा, और जो इनफैक्ट साइंस इन नंबर्स में देखे गए हैं कि बीएफएसआई में अभी नहीं, इस क्वार्टर नहीं तो शायद अगले क्वार्टर से बीएफएसआई सेगमेंट डिलीवर करने लगेगा, क्योंकि ऐसी कुछ कुछ सिग्नल्स या ग्रीन शूट्स कंपनियों ने देखे हैं। उस पर भरोसा क्या किया जा सकता है? आपकी गट फील क्या कहती है? क्या ये सेगमेंट बैक ऑन ट्रैक लौटता हुआ दिखाई देगा, स्पेशली जब यूएस के नंबर्स हमने देखा अब तक थोड़े से फीके ही दिखाई दिए हैं, बैंक्स ने इतना कुछ खास डिलीवर नहीं किया है, तो किस बेसिस पर ये होप बिल्ड किया जाए और क्या पोजीशन लेनी चाहिए? देखिए, जरूर इस विषय पे थोड़ा बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक क्लियर कट रिवाइवल आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल एक अर्ली फेज बोला जा सकता है। तो अगले कुछ महीने में इस स्पेस को वॉच करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे रियली मोमेंटम बिल्ड होते हुए नजर आता है बिजनेस में, तो शायद वहाँ से भी आपको पैसा बनाने में मौका रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ से फिर वैल्यूएशंस घट जाएंगे। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि एक तरफ से न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव वेट यहाँ पे बनाने चाहिए, और अगर आपके फंडामेंटल्स और इम्प्रूव होते हुए नजर आते हैं तो शायद और ओवरवेट पोजीशनिंग बढ़ा सकते हैं। हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल अब 24